हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। और दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चर और केमिस्ट्री के लिए हम तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और उसी क्रम में आपके बीच में मैंने एक चैप्टर डिस्कस किया था जो है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और उसी से रिलेटेड दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो एक वीडियो में इससे रिलेटेड आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और एक और प्रैक्टिस सेट जो है आज हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर और कोई भी पढ़ने वाला है तो आप उसको भी ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली आपके रेडियो एक्टिविटी के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, द हाफ पीरियड इज 180 सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी 75% कंप्लीटेड वुड बी। तो यहाँ पर देखिए, जो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है उसके लिए हाफ जो पीरियड है यानी कि हाफ लाइफ है उस वो टाइम दे रखा है। और साथ के साथ हमारे पास दे रखा है कि हमें जो है निकालना है कि 75% जो है कंप्लीटेड कब होगी रिएक्शन, वो टाइम निकालना है। तो उसके लिए हमें जो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन वाला फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए दोस्तों। वो क्या है आपका, टी इज इक्वल टू होता है आपका 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी हैं। जैसे कि अगर हम कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी होती हैं, मतलब खुद से जो है उसको दिमाग लगा के रखना होता है। जैसे कि आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, तो शुरुआत में जो है हम किसी भी चीज़ को क्या मानते हैं, 100%। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1 ली जाएगी। और जब हम उसको हमने 75% कंप्लीशन पर निकालना है, तो 75% क्या होता है, 3/4 है उसको हम क्या बोलते हैं, 75% होता है। क्योंकि जब हम 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना परसेंट आएगा, 75% ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जो 75% कंप्लीशन का टाइम है उसका कैसे निकालेंगे, 1 में से आप 3/4 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है इस फॉर्मूले में रख के निकल आएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये करना है, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि जो के है उस के की वैल्यू जो है हमें आपके जो टी हाफ वाला है फॉर्मूला, टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.693 अपॉन के, यही होता है टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ। तो इस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू जो है रखें तो वो हो जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ। तो इसीलिए जो है हमने के की जगह पर 0.693 रखा, और अपॉन में जो यहाँ पर के था, सॉरी टी हाफ था, वो ऊपर चला जाएगा। और टी हाफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी कितना, 80 सेकेंड। सॉरी ये यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 180 सेकेंड ये दे रखा है, ठीक है, ये 180 सेकेंड। तो ये ऊपर जाके कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बाकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 75% कंप्लीशन के टाइम के लिए वो कह रखा है, तो 1 माइनस 3/4 कह रखा है। तो 4 में से 3 गया, 4 एक 4 हो जाएगा, -3/1 यानी 1 4 हो जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि log 4 हो जाएगा। log 4 को हम क्या लिखेंगे, अगेन 2 की पावर 2 लिखेंगे, तब ये इस पर लगेगा m log m की पावर n, जो कि क्या होता है n log m, यानी कि जो ऊपर होता है वो पहले आ जाता है log से, है ना। तो उस हिसाब से ये आगे आ जाएगा, और ये टोटल जो है मल्टीप्लिकेशन करके दोस्तों हमारे पास निकल के आएगा 160 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 20 डेज, ठीक है। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके लिए हाफ लाइफ दे रखी है 20 डेज है। इफ 64 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज स्टोर्ड फॉर 100 डेज, द अमाउंट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट वुड बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड दे रखी है 20 डेज़ की, और साथ के साथ हमारे पास दे रखा है कि 64 जो ग्राम एलिमेंट है वो 100 डेज के लिए जो स्टोर किया जाता है, तो कितना रिमेनिंग होगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हमने डिस्कस किया था, n बराबर होता है n0 1/2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें n जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, सॉरी n0 जो है इनिशियल होता है, n फाइनल होता है, और यहाँ पर जो 1/2 की पावर n होती है ये होता है आपका नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो n की वैल्यू मैंने बताया था क्या होती है, t अपॉन टी हाफ होती है।
तो उसी फॉर्मूले के अंदर हम इसको रखेंगे। तो क्या, जब हम फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे तो वहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या, टी हाफ की, सॉरी एन की वैल्यू। तो एन की जो वैल्यू है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टी अपॉन टी हाफ होती है। तो टी यानी कि शुरुआत में पूरा 100% मानेंगे, तो 100% को 100 मान लेते हैं। अब वो कह रहा है 100% शुरुआत में है और 20 डेज़ के बाद, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन 20 डेज़ उसका हाफ लाइफ है। तो इसका मतलब जो टी हाफ है वो कितना है, 20 डेज़ है। तो ये 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब 5 जो दिन है वो आ गया एन की वैल्यू। तो बस अब उसके बाद तो हम फार्मूले के अंदर उसको पुट करेंगे सीधा सीधा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ध्यान से, n इक्वल टू होगा n0 1/2 की पावर n। और जो n है ये मैंने बताया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है, जो कि t अपॉन टी हाफ होता है। और t जो है हमारे पास 100% मानते हैं और 20 हमारे पास हाफ लाइफ दे रखी है, तो उसको रखेंगे तो 5 डेज निकल के आ जाएगा। अब रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर n0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है कि 60 जो ग्राम है एलिमेंट है वो स्टोर किया जाता है 100 डेज के लिए। तो शुरुआत में जो है 64 था, 1/2 की पावर 5, और 1/2 की पावर जब हम 5 को करते हैं तो वो आपका 32 होता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 ग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले की मदद से इसको करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है आपके पास 6 कार्बन 14, यानी कि कार्बन का जो आइसोटोप है 6C14 इज़ अ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि हम जानते हैं कि कार्बन जो 14 है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द हाफ लाइफ ऑफ 14 carbon is 5730 years. What fraction of the original carbon 14 would remain after 11,460 years? तो 11,460 सालों के बाद कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग रहेगा। तो इसमें तो सिंपल सी बात है कि दोनों चीज़ें दे रखी है, आपको हाफ लाइफ भी दे रखी है और जो फुल लाइफ है वो भी दे रखी है। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं एन की वैल्यू, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। कैसे निकालते हैं, एन बराबर होता है टी अपॉन टी हाफ। तो टी दे रखा है 11,460 और टी हाफ इतना दे रखा है, तो डिवाइड करके ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दोगुना ही है। और उसके बाद हम अगेन उसी फॉर्मूले के अंदर रख देंगे n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n। अब n की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है कि 2 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आसानी से निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। सबसे पहले जो n है यानी कि आपके नंबर ऑफ हाफ लाइफ से उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद n इक्वल टू n0 1/2 की पावर 2 कहाँ से है, क्योंकि n की वैल्यू 2 आ गई। और n0 अगर हम उसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि कितना जो है रिमेनिंग रह जाएगा, तो इसलिए हम दोनों का फ्रैक्शन देखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन वो कह रहा है कि कितना रिमेन रहेगा 11,460 साल के बाद। तो ये आपके 1/2 के इक्वल है, 1/2 यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसका मतलब 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो 1/4 यानी कि 0 पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये पॉइंट में पूछा हुआ था, इसलिए इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 0.250 के बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन कौन सा, बी वाला। ओके, इस तरीके से ये करना होता है। सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एन निकालने का और एन इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, जहाँ पर n क्या होती है, हाफ लाइफ। नेक्स्ट देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 140 डेज। आफ्टर 560 डेज 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल रिड्यूस टू। अगेन यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत जो कभी किसी क्वांटिटी को पूछेगा, कभी किसी को पूछेगा। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि हमारे पास एक्चुअल में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। जैसे यहाँ पर बात हो रही है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 140 डेज, इसका मतलब हाफ लाइफ दे रखी है, समझ लो, टी हाफ दे रखा है, और आफ्टर 560 डेज 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल बी रिड्यूस टू। तो इसका मतलब वो 560 दिनों के बाद कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो पूरी की पूरी कंप्लीट लाइफ है वो कितनी है, 560 दिनों की है। यानी कि टी की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है 560 दिन। तो इसका मतलब हम एन की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। अब क्या होगा, टी अपॉन टी हाफ, तो 560 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 140, तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उसके बाद हम अगेन उसी फॉर्मूले के अंदर रखेंगे n इक्वल टू n0 1/2 की पावर हाफ। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आसानी से निकल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से होगा,
टी एन की वैल्यू निकल गई, उसके बाद एन इक्वल टू एन जीरो 1/2 की पावर एन, यानी कि आपका जो हाफ लाइफ है वो हमने निकाल दी है कि 4 आ रही है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखें और दूसरी साइड जो है हमारे पास जो है एन जीरो अपॉन 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो कह रहा है, हाँ क्योंकि इसका 4 बार हुआ ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, तो एन जीरो अपॉन 16 हो गया। इसका मतलब है कि जो इनिशियल अमाउंट है एन ज़ीरो, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/16 ऑफ एन जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो इनिशियल अमाउंट है उसका 1/16 ये रह गया है। तो ये आपका किस ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ये आपके बी के अंदर दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ही करना होता है। नेक्स्ट देखिए, द डिके ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोस्फियर इज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपके पास NH3 अमोनिया गैस, दूसरा क्लोरीन गैस, तीसरा CF4 और डी है आपके पास CH4। तो यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर CF4 नहीं होगा बल्कि CFC होगा, केवल फ्लोरोकार्बन दे रखा है, जबकि यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण से ओजोन पेयर जो लेयर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज किसने की थी? तो पहला आपके पास मैडम क्यूरी, दूसरा पियरे, तीसरा आयरन क्यूरी और डी है एंडरसन। तो फ्रेंड्स जो आपका नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो तो आप जानते हैं कि उसमें हेनरी बेकरल जो है वो सबसे पहले उसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, और उसमें जो आगे जो खोज है किसकी, रेडियम की खोज है, उनमें महत्वपूर्ण योगदान दिया मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, जो बॉम्बार्डिंग, जो अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग के माध्यम से जो कराई गई, तो वो उसको उसकी खोज करने वाले हैं आयरन क्यूरी। ठीक है ना, तो ये सी राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 आवर्स, इन what टाइम द एक्टिविटी ऑफ इट्स सैम्पल विल बी रिड्यूस टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन जो है कुछ उसी प्रकार से है जैसे हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, बस यहाँ पर जो हमारे पास हमें जो इसको करना होगा वो किसकी मदद से, जो हमारे डीके मतलब जो कांस्टेंट है के वाला फॉर्मूला, उसकी मदद से करना होगा। क्या होता है, के इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल अमाउंट, या इसको हम टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टी इक्वल टू क्या होता है 2.303 के लॉग इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल अमाउंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इनिशियल अमाउंट सपोज अगर ए है तो फाइनल अमाउंट बोल रहा हो कि वो रिड्यूस टू 1/10, तो फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी, A/10 हो जाएगी। तो जो इनिशियल और फाइनल अमाउंट वाले में उसमें इसको रखेंगे, और बाकी तो सेम टू सेम आप फॉर्मूले के अंदर रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। ये यूज होगा फॉर्मूला T इक्वल टू 2.303 के लॉग इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल अमाउंट, और यहाँ पर हमारे पास इनिशियल अमाउंट हम ए मान लेते हैं कि शुरुआत में वो ए था, और बाद में वो कह रहा है कि इट्स सैम्पल विल बी रिड्यूस टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी, है ना। तो 1/10 अगर होगा तो ये A/10 हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ए से ए और ऊपर जाए 10 चला जाएगा। तो लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है, इसलिए यहाँ पर केवल 2.303 अपॉन के रह जाएगा, ये रह जाएगा। अब के की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो के की वैल्यू जो है हम निकालेंगे किससे, टी हाफ से। टी हाफ आप जानते हैं, टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के। तो अगर यहाँ से हम के की वैल्यू निकालें तो 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर के की जगह पर हम लिख सकते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। तो अपॉन टी हाफ में आपके पास जो अपॉन वाला है वो चला जाएगा आपके ऊपर और मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्योंकि के बराबर हमने यहाँ पर 0.693 अपॉन टी हाफ लिया, और जो नीचे आपके पास है, क्योंकि हाफ लाइफ हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है कि 5 घंटे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि द हाफ क्या कह रहा था, हाँ क्योंकि वो उसने शुरू में बोला कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो 5 आवर्स जो है वो रह जाएगी। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 5 आवर्स, है ना। तो इस तरीके से आपके पास 5 घंटे जो है हाफ लाइफ है, तो इसीलिए 5 टी हाफ की वैल्यू है, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ 0.693 अपॉन 5, और ये 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये टोटल 16.66 आवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये निकालना है। नेक्स्ट देखिए, ए सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम मून कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम एंड लेड
द टी हाफ ऑफ यूरेनियम इज 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, द एज ऑफ द रॉक विल बी। तो यहाँ पर सीधे सीधे एक रॉक जो जो चंद्रमा से मिली है, वो कह रहे हैं कि चट्टान के नमूने में उसमें यूरेनियम और जो लेड है वो एक जैसे इक्वल अमाउंट में पाए गए हैं, ठीक है ना। और उसकी जो हाफ लाइफ निकली है उस सैंपल की, वो 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स है। तो हमें उस एग्जैक्ट उस चट्टान की आय बतानी कि कितना होगा। तो उसको आय के लिए हम अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास टी हाफ दे रखा है, तो हम के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। और उस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको आसानी से, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो इस तरीके से हमारे पास के निकल के आ जाएगा, ये के 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास जो है टी की वैल्यू जो है हम अगेन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। कौन सा, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल अमाउंट। तो यहाँ पर हम जब इसको यहाँ पर देखिए, जो ये 2.303 अपॉन के का रखा है, अपॉन में के होगा और के की वैल्यू जो है ये है। तो इसको पुट करने के ऊपर जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो जो 4.5 इंटू 10 की पावर 9 है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, लॉग 2/1 है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आया है। हाँ, ठीक है दोस्तों। और ये जब हम इसको इससे ये वाला जो अमाउंट है इसको डिवाइड करेंगे, और ये log 2 है उसकी वैल्यू आती है आपका 0.30 3010। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। इसीलिए यहाँ पर ये टोटल जो अमाउंट है ये पूरा ज़ीरो हो गया, केवल ये अमाउंट जो है वो बचा है, ठीक है ना। इसलिए ये 4.5 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 9 ईयर्स रह गया है, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर द गैस फेज डिकम्पोजिशन P इज इक्वल टू 2Q इज 69.30 इंटू 10 की पावर -9 मिनट इनवर्स एट 298 केल्विन। द परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट्स P कंज्यूम एट द एंड ऑफ 200 मिनट्स इज। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि जो आपके पास जो K की वैल्यू है, यानी कि आपका डीके कांस्टेंट होता है जो, या रेट कांस्टेंट बोल लीजिए आप उसको, वो दे रखा है हमारे पास। वो कितना दे रखा है, 69.30 इंटू 10 की पावर -4 दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास हम अगेन अगर उस फॉर्मूले को यूज़ करें जो हमारे पास दे रखा है, क्या 2.03 के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अमाउंट अपॉन फाइनल अमाउंट, है ना। अब यहाँ पर जो टी है दोस्तों, उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 200 मिनट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट पी कंज्यूम एट द एंड ऑफ 200 मिनट। तो एट द एंड यानी कि टी जो टोटल है वो 200 मिनट है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका होगा, देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन में। आप हमने यहाँ पर के की वैल्यू जो है जो दे रखी है वो लिख दी है, और 2.303 अपॉन 200 टोटल मिनट दे रखे हैं, और log 1/x जो है हमने इसको मान लिया, क्योंकि हम इसमें मान रहे हैं कि शुरुआत में ये 1 है और उसके बाद जो है x अमाउंट इसका जो है वो रिड्यूस हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कुछ, क्योंकि फाइनल और अमाउंट के कितना रिड्यूस हुआ है इसके बारे में इसमें कुछ दिया नहीं है, इसीलिए इसको x माना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टोटल निकल के आएगा 0.6020। तो इस तरीके से जो लॉग है वो इधर ले जाएंगे एंटी लॉग में, तो 1/x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी एंटी लॉग 0.6020। और एंटी लॉग जो है हम टेबल के अंदर जो लॉग टेबल होती है उसमें देखेंगे, जिसकी वैल्यू होती है आपका 3.99 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आएगा। ये क्वेश्चंस थोड़ा दोस्तों टफ तो होते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन, एक न्यूक्लियस विद एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन में डिके रेडियोएक्टिविटी विद एमिशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर
कोई प्रोटॉन की तुलना में क्या कह रहा है, न्यूट्रॉनों की अधिकता वाला न्यूक्लियस है, तो उसका जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें क्या विघटन होगा, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन अधिक है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है दोस्तों, वही क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर, और रेडियो एक्टिव जो आपका एमिशन होता है उसमें वो निकलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके बीटा पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उन पर अगर आप चार्ज देखेंगे तो वो भी क्या होता है, -1 बीटा 0, तो यही तो होता है, यानी कि ऑलमोस्ट वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही चार्ज वाले होते हैं, या क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही उसमें जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन्स के अंदर और फाइनली एमिशन करता है। तो यहीं पर वो यही बात कहना चाह रहा है कि अगर न्यूक्लियस में एक्सेस है न्यूट्रॉन्स की इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन, ओके, तो उसमें रेडियो एक्टिव जब एमिशन होगा तो कौन सा जो है आपका ये एलिमेंट निकलेगा, तो निकलते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वही फाइनली उसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 100 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट्स अमाउंट वुड बी 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर तो वही फॉर्मूला जो आपका हमने शुरुआत में डिस्कस किया है, n = n0 1/2 की पावर n वाला जो है वो लगाएंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास n0 यानी कि इनिशियल अमाउंट तो नहीं दे रखी है, लेकिन फाइनली अमाउंट उन्होंने बता रखा है कि जो इनिशियल अमाउंट है उसका 1/8 होना चाहिए। तो n/n0 में क्या लिखेंगे, n0/8 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल अमाउंट वो n0 का जो है वो 8वां भाग कह रहा है, ओके, कितना रह जाएगा, है ना। और हाँ, अब इसको अगेन जो 1/8 होगा उसको हम तोड़ेंगे फिर n की पावर में, क्योंकि दोनों पावर हमें कंपैरिजन करनी है। कुछ इस प्रकार से ये होगा, क्योंकि t हाफ हमारे पास दे रखा 100 ईयर्स। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं n = n0 1/2 की पावर हाफ। अब यहाँ पर चूँकि फाइनल जो अमाउंट है वो नहीं दे रखी है, बस हमें इतना दे रखा है कि जो n0 है उसका 1/8 हो जाएगा, तो इसलिए n0/8 हमने यहाँ पर इस n को मान लिया, क्योंकि n जो है वो फाइनली वो कितना बोल रहे हैं कि जो n है वो कितना रहना चाहिए, n0 यानी कि इनिशियल अमाउंट का 8 रहना चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको n की जगह पर लिख दिया n0/8, और वो n यहाँ पर n0 तो है ही और 1/2 की पावर n है ही। अगर हम इनको देखें तो n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/8 और यहाँ पर 1/2 की पावर n है। तो 1/8 को हम अगेन किसकी फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 1/2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3, क्योंकि हमें दोनों पावर फिर कंपेयर करनी है, और दोनों पावर जब हम कंपेयर करेंगे उसके लिए हमें बेस इक्वल करना है। तो बेस जो है हम अगर 1/2 कर दें दोनों साइड, तो यहाँ पर 1/2 की पावर n हो गई, तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो n की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, है ना। ये देख सकते हैं आप कि ये बेस इक्वल हो चुके हैं, इसलिए पावर अब कंपैरिजन में आएगी तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास जो n है यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ है वो आ चुका है। अब जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गया तो उसके बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि टोटल अमाउंट वो कह रहा है कि कितने वर्षों में 1/8 रह जाएगा। तो टोटल टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं यहाँ कि जो n है वो t/t हाफ होता है। तो अगर हमें t निकालना है तो क्या करेंगे, n × t हाफ करेंगे, यही करेंगे। अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ चुकी है 3 और t हाफ की वैल्यू दे रखी है 100 ईयर्स, तो इस तरीके से 300 साल जो है आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 300 सालों के अंदर जो है वो अपने जो इनिशियल अमाउंट है उसका 1/8वां वो हिस्सा रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये करना होता है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीटा डिके ऑफ 11 Na24 प्रोड्यूस। तो अगर ये एक एलिमेंट है 11 सोडियम 24, ये एक आइसोटोप है और इसमें से एक बीटा डिके होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें याद करना होगा अगेन सोडी और फ्रेजान का नियम, जिसमें भी मैंने बताया था कि आपका जब बीटा डिके होगा यानी कि बीटा एलिमिनेशन होगा तो वहाँ पर एक की वृद्धि हो जाएगी किसमें, एटॉमिक नंबर के अंदर। तो यहाँ पर 11 है तो 11 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जबकि जो एटॉमिक मास होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपका 12 किस में हो रहा है, देखिए 12 फर्स्ट में भी हो रहा है
और सेकंड में भी हो रहा है, लेकिन हम सेकंड वाले को ही मानेंगे क्योंकि उसमें मास में कोई भी चेंज नहीं हुआ और ऊपर से जो mg होता है वो 12 होता है। तो इसका मतलब बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि एक का इंक्रीज होगा बीटा डीके के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव चेंज 92 यूरेनियम 238, 92 लेड 238, देखिए 92 यूरेनियम 238 जो है वो चेंज हो रहा है 92 लेड 238 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेटेड पार्टिकल्स हमें बताने के कितने जो पार्टिकल्स हैं वो एलिमिनेट हुए होंगे। तो हमें अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमिनेटेड पार्टिकल्स के बताने हैं कि कितना अल्फा निकला होगा कितना बीटा निकला होगा, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि दोनों जो एलिमेंट बने हैं उनमें कितने का गैप आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए आप, ये है रिएक्शन आपका 238 से ये बदल गया है 206 में, इसमें ये इंग्लिश में कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, 238 से 206 है ना, और यहाँ पर 92 से ये हो गया 82। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो कितने का अंतर आ रहा है, टोटल आपके पास ये कितना आता है 238 में से अगर 206 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 32 जो है इसका गैप आ रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर में जो कमी आई वो 32 के अंदर आई। और फैजान का नियम क्या बोलता है, सोडी फैजान का अगेन वही नियम कि अगर अल्फा एलिमिनेशन होता है तो उस स्थिति में एटॉमिक जो मास है उसके अंदर कितने की कमी आती है, 4 की कमी आती है एक एलिमेंट के निकलने पर, जबकि एटॉमिक जो नंबर है उसके अंदर 2 की कमी आती है। तो अगर 4 की कमी एक एलिमेंट पर आ रही है तो 32 एलिमेंट निकलने पर कितने की कमी आएगी, तो डिवाइड कर लो 32 को 4 से, तो 4 8 32, इसका मतलब 8 जब अल्फा पार्टिकल निकले होंगे तब उसमें अंदर 32 एलिमेंट की कमी आई है। समझ गए, तो बस इतना सी बात हो गई। अब हमें अल्फा पार्टिकल्स निकालने आ गए। अब हमें अब पता करना है कि बीटा कितने निकले, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो है फॉर्मूला होता है आपके पास कुछ इस प्रकार से, 2 इंटू अल्फा माइनस टोटल पार्टिकल्स की संख्या। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल हमारे पास आ गया है टोटल कितने 10, और परमाणु क्रमांक में कितना अंतर है उसमें से माइनस कर देंगे। तो परमाणु क्रमांक में यानी कि एटॉमिक जो नंबर है उसमें हमने अंतर देखा है कितने का, 10 का अंतर देखा है। तो माइनस कर लीजिए, ये टोटल 16 हो गए, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब बीटा जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास 6 हैं और अल्फा हमारे पास कितने थे 8 थे। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो 8 और 6 14। इसका मतलब टोटल जो एलिमिनेशन हुआ है इस पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर वो 14 एलिमेंट्स का हुआ है। ठीक है ना, जिसमें कि आपके 8 तो अल्फा हैं और बी जो 6 एलिमेंट हैं वो क्या हैं, बीटा हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ये निकालने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, रॉक सैंपल ऑफ मून कंटेन equal number of atom of 92 uranium 238 and 82 lead 206. If half life of the 92 uranium 238 is 4.9 into 10 की power 9 years, moon is dash dash year old। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमें जो टी वाला फॉर्मूला है वही वाला, टी इक्वल टू 2.303 के लॉग इनिशियल अपॉन फाइनल अमाउंट वही लगाना है और कुछ उसी तरीके से ये सॉल्व करना है। बार बार वो चीज़ें डिस्कस करने से वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर देखिए बता रहा है कि डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम 226 इज़ 1.37 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड इनवर्स। अ सैम्पल ऑफ रेडियम 226 हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ 1.5 मिली क्यूरी विल कंटेन डैश एटम। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ डी के कॉन्स्टेंट है यानी कि के है उसकी वैल्यू तो दे रखी है कितनी 1.37 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड यही दे रखी है। और हाँ, तो यहाँ पर अगर हम सैंपल जिसकी क्षमता 1.5 मिली क्यूरी है, हाँ ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक जो हमने डीके कांस्टेंट में एक डेरिवेशन यूज़ किया था वो था dN/dt, यानी कि डीके हो रहा है किसका, जो आपका जो रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट में वो किसके बराबर था, K × N के बराबर था, क्योंकि
जो डीके है वो प्रोपोर्शनल था किसके, एन के, और जब मैंने एन प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो वहाँ पर एक कांस्टेंट के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए के की वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास दे रखी है कितनी, 1.37 इंटू 10 की पावर माइनस 11 सेकेंड, यही दे रखी है। और एन, हाँ एन की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपके पास कितनी, 1.5 मिली क्योर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.37 और 10 की पावर 11 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.5 से, ठीक है। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी तो अगेन हम एन की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई है किसकी, इस फॉर्मूले जो मैंने अभी अभी बताया आपको, कुछ यहाँ पर देखिए आप कि डी एन बाई डी टी यानी कि जो चेंज है आपके पास वो के इंटू, ये लैम्डा भी लिख रखा है लेकिन इसको के भी लिख सकते हैं, के इंटू एन के बराबर है। अब जो के जो एन है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, सॉरी 1.5 मिली क्यूरी दे रखी है, और के की वैल्यू कांस्टेंट की दे रखी है हमारे पास। तो ये हमने निकाल दिया। अब अगर हमें निकालनी है एन की वैल्यू, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, डी एन बाई डी टी अपॉन के, है ना, और के की जो वैल्यू है वो कुछ अगेन हमें दे रखी है, और डी एन बाई डी टी की जो वैल्यू है हमने ये टोटल मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दी। तो फाइनली जब हम निकालेंगे इसको तो हमने जो डी के यानी कि के की वैल्यू है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाली है, वो अपॉन जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ के की वैल्यू दे रखी है 1.37 इंटू 10 की पावर माइनस 11। तो इस तरीके से एन की वैल्यू 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 एटम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये निकालना है, आगे बढ़ते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिविटी ऑफ द हेयर ऑफ द इजिप्टियन मम्मी इज 7 डिसइंटीग्रेशन मिनट पर ग्राम ऑफ द कार्बन। द एज ऑफ मम्मी इज, इफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फ्रेश सैंपल ऑफ कार्बन 14 इज 14 डे पर मिनट पर ग्राम एंड हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5770 ईयर्स। तो यहाँ पर एक मम्मी यानी कि मिस्र की मम्मी की बात हो रखी है कि उसके जो हेयर्स हैं यानी कि उसके जो बाल हैं उनकी जो एक्टिविटी है कार्बन की, उस पर जो कार्बन है उसकी एक्टिविटी 7 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम है दे रखी है। और उसकी जो अगर उसका जो सैंपल लिया जाए उसमें जो कार्बन का 14 का, उसमें आपके पास जो हाफ लाइफ है वो 5770 साल है। तो उस मम्मी की एज कितनी होगी वो बताना है ना। तो उस मम्मी की एज को निकालने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला वही वाला रहेगा जो हमारे पास है क्लासिक फार्मूला, n इक्वल टू n0 1/2 की पावर हाफ। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्योंकि वो कह रहा है कि 7 जो उसका विघटन हो रहा है वो किसने 7 आपके पास डिसइंटीग्रेशन मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स में हो रखा है। तो 7 की जो दे रखा है, और n0 जो इनिशियल अमाउंट है वो दे रखा है आपका 14 आपके पास डे मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, है ना। अब हमारे पास n जो है वो दे रखा है 7 डे मिनट इनवर्स ग्राम इनवर्स एंड n0 इनिशियल अमाउंट 14 डेज पर मिनट पर ग्राम इनवर्स है, यानी कि शुरुआत में 14 दिन 14 डेज़ के अंदर इतना जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, और उसके बाद n0 जो फाइनल अमाउंट है वो 7 डे पर मिनट पर ग्राम है। तो फॉर्मूले के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर रख दिया हमने 7 इक्वल टू 14 1/2 की पावर n, और ये 14 को नीचे लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और अगेन 1/2 की पावर n है। तो पावर को कंपेयर करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो इसकी जो पावर है उसको 1/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए n की वैल्यू 1 हो गई। तो n की वैल्यू 1 है, तो अगेन हम जानते हैं कि जो n है वो t अपॉन t हाफ के बराबर होता है। तो उस स्थिति से अगर हमें t निकालना है यानी टोटल टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, t हाफ इंटू n, यही हो जाएगा। t हाफ 1 निकल के आ जाए, n की वैल्यू 1 आ गई है, और t हाफ हमारे पास देखा है 5770 साल, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से जो टोटल वैल्यू है वो फाइनली 5777 साल ही रहेगी, ठीक है। इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को पहचानिए। तो पहला है आपके पास अल्फा रेज हैव अ हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर, तो यही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है पहला ही।
मैंने पहले आपको कंपैरिजन वाला जो तीनों बताया था, अल्फा बीटा गामा किरण है, उसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा किसका होता है आपके आयनाइजेशन पावर, अल्फा फिर देन बीटा देन गामा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 13 एल्यूमिनियम 27 बाई अल्फा एंड एन रिएक्शन फॉर्म अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्स विच फर्दर डिसइंटीग्रेट इनटू 14 silicon 30 by emitting a positron, the radioactive isotope X is। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिकली जो एल्यूमिनियम 27 है उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि उससे अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, समझ रहे हो। और अल्फा एलिमिनेशन जब भी होता है यानी कि आपके पास क्या निकल रहा है, 2He4, यही होगा, इससे रिएक्शन हो रही है, यही तो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये एलिमिनेट होगा तो कितने की कमी आएगी, आपके पास अभी है 30 एल्यूमिनियम 27, तो इसमें अगर हम एक अल्फा पार्टिकल निकाल दें तो जो 13 वाला है एलिमेंट उसमें, सॉरी इसमें इसका रिएक्शन हो रहा है, ये एलिमिनेशन नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा है। तो 13 ये था और 2He4 जो है इस पर रिएक्शन हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया, 13 + 2 15 हो जाएगा, और 27 + 4 ये 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया, लेकिन साथ के साथ निकलेगा एक एन, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है अल्फा एन रिएक्शन, एन यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0N1, यही होता है न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब एटॉमिक जो मास है उसमें एक कमी आ जाएगी, तो 31 में से एक माइनस हो गया तो 30 हो गया। तो इस तरीके से जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बना वो कितना, P15 P30 बनेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ध्यान से देखिए इस प्रकार से, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल रिमूव किया तो ये सॉरी इसका एडिशन कराया, तो ये 15 फास्फोरस 31 बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन रिमूव हुआ है तो एक जो है मास कम हो जाएगा, इसलिए 15 P30 बना। अब अगर सेकेंड स्टेप में वो कह रहा है कि अगेन इसमें एक एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन अगर इसमें कराएंगे 2 बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन के बाद तो ये इसमें डिके हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 सिलिकॉन 30, क्योंकि एक का डिके होता है आपका एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब हमारे पास हमें सेकेंड वाला ही प्रोडक्ट बताना था, तो वो यही है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एमिशन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल रिजल्ट टू। तो ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा और 2 बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसमें आपको फैजान और सोडी वाला रूल याद रखना है कि अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो आपके एटॉमिक मास है उसमें 4 की कमी आएगी, और बीटा पार्टिकल निकलेगा तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 का इंक्रीज होगा, ये बात याद रखना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखें, हमने मान लिया कि ये शुरुआत में एक एलिमेंट जो दे रखा है वो इस प्रकार से 92x 238 है। ठीक है, अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, ध्यान से देखिए ये हमने माना है, तो मानने में ये हमने देख लिया कि अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक्स कोई भी एलिमेंट है, कोई आइसोटोप मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो 4 इसका एटॉमिक मास कम हो जाएगा तो ये 34 हो जाएगा, और उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी तो इसलिए 90 हो जाएगा। और अगर हम इसमें से 2 बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों हम जानते हैं बीटा एलिमिनेशन की स्थिति में मास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मास तो वही रहा, लेकिन जो आपके पास क्योंकि एक बीटा होने पर आपके पास 1 की इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर में, लेकिन 2 बीटा एलिमिनेशन हुआ तो इसका मतलब 1 की इंक्रीज यानी 2 की इंक्रीज होगी, तो इसलिए ये 92 से 94 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि दो जो एलिमेंट ये बने हैं इसमें मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर बदल गया है। अगर हम इन दोनों का जो इनके माइनस करके निकालें कि अगर 234 में से 90 को मैं माइनस करता हूँ तो 144 आ जाएगा, और इसमें से भी 238 में से भी 94 को माइनस करता हूँ तो ये भी आपके 144 आएगा। इसका मतलब दोनों के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो संख्या बराबर आ रही है। तो जब न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं तो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है, यानी कि आइसोटोनिक कहलाता है। कहलाता कि नहीं कहलाता है? तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि पेरेंट जो एलिमेंट है उसके आइसोटोन्स यहाँ पर बने हैं। ये पेरेंट एलिमेंट था और इसके ये दोनों जो हैं आइसोटोन्स
बन गए हैं। इस तरीके से ये हमने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 90 thorium 232 losses n alpha particle and 2 beta particles in the successive steps, the product form is। तो सक्सेसिव स्टेप जो यानी कि 2 स्टेप के अंदर ये फाइनली रिमूव हो रहा है। तो पहले स्टेप में ये कह रहा है कि थोरियम जो 90 थोरियम 232 है उससे अल्फा एलिमिनेशन हुआ है, अल्फा डीके। तो अल्फा डीके यानी कि 2He4 निकला होगा, और अल्फा पार्टिकल जब भी रिमूव होता है तो कितने की कमी आती है, 2 की कमी। तो इसका मतलब 90 से वो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और जो 332 है वो उसमें 4 की कमी आ जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा, 228 यानी कि 228 हो जाएगा। तो 88 किसका होता है, थोरियम। तो इसका मतलब दोस्तों ये TH के अंदर चेंज हो जाएगा आपके सॉरी ये रेडियम के अंदर चेंज हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, क्योंकि अब वो 88 में आ चुका है ना, उसके अंदर अल्फा एलिमिनेशन हो चुका है। अब 2 बीटा एलिमिनेशन जब इस प्रोडक्ट से होगा तो बीटा एलिमिनेशन में एक जो है उसकी इंक्रीज होती है, जब 2 एलिमिनेशन होगा तो 2 की इंक्रीज होगी, तो ये 88 से बढ़ के वापस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 90 TH, क्योंकि थोरियम का ही होता है 90, और आपके मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है जब बीटा एलिमिनेशन होता है, तो वो 228 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला, ठीक है ना, क्योंकि 90 थोरियम 228 जो है यही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे हुआ, पहले तो अल्फा एलिमिनेशन हुआ, अल्फा एलिमिनेशन में आपके मैंने बता दिया कि 2 का जो है डिक्रीज होगा, याद रखना, ठीक है, एटॉमिक नंबर के अंदर। और जब बीटा एलिमिनेशन होगा तो 1 का इंक्रीज होगा, जब 2 बीटा निकलेंगे तो 2 का इंक्रीज होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका पूरी रिएक्शन चलेगी, और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये बनेगा, और साथ के साथ 2 आपके पास ये बीटा पार्टिकल रिमूव हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी इसी वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है, हमने काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं, और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें भी आगे टाइम पे हम इस प्रकार से और आगे जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।